हमें कोई भी काम करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, बिना फोर्स के कोई काम ही नहीं होता। और फिजिक्स में तो हमारे पास बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, मस्कुलर फोर्सेज, फ्रिक्शन फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, कोहेसिव फोर्सेज, अधेसिव फोर्सेज, विस्कस फोर्सेज ड्यू टू स्ट्रिंग, फोर्सेज ड्यू टू स्प्रिंग, बहुत सारी फोर्सेज होती है हमारे पास। और हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम फोर्स हो, हम उनका यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में हम चाहते ही हैं कि हमारे पास कम से कम लॉज हों, कम से कम फॉर्मूले हों, कम से कम चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करें। और अब तो इंसान चांद तक पहुंच गया है, स्पेस में जा चुका है, उसने बहुत सारी फोर्सेज देखी हैं, उसने सभी फोर्सेज को यूनिफाई किया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमारा काम ये है कि हम चीज़ों को कम से कम करें, उनका यूनिफिकेशन। कैसे हमारे पास केवल 4 फोर्सेज हैं, बाकी जितने भी फोर्सेज हैं वो उन्हीं के पार्ट्स हैं, उन्हीं की वजह से वो काम होते हैं। तो हमारे पास केवल 4 फोर्सेज हैं, और वो फोर्सेज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बाकी जो जितने भी फोर्सेज हैं, चाहे फिर वो विस्कस फोर्स हो, कोहेसिव हो, अधेसिव हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई सी भी फोर्स हो, वो सभी फोर्सेज इन्हीं के पार्ट्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इन 4 फोर्सेज के बारे में। ये सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है? मास की वजह से। जिस किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसी फोर्स है यूनिवर्स के अंदर जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती है। और इसके ऊपर जो मीडियम होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आप छत पे चले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, पहाड़ पे चढ़ गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, नहीं। बीच में कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो लगेगी। इस पर मीडियम इफेक्ट नहीं डालता है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव भी होती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है यूनिवर्स के अंदर। अब सेकंड नंबर पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दोनों के दोनों न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। मतलब कि वो दोनों जो फोर्सेज होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, विद इन द न्यूक्लियस होती हैं। इनकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर तक है बस। अगर हम बोले तो 1 फर्मी के अबाउट इनकी जो रेंज होती है वो होती है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स की रेंज होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, बहुत दूर तक होती है। दोनों सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्सेज होती है, दोनों जो रेंज होती है वो विद इन द न्यूक्लियस होती है। और एटम के बारे में तो आप जानते हो। सपोज करो कि आप किसी फुटबॉल के मैदान के किनारे पर खड़े हो और फुटबॉल के मैदान के बिल्कुल सेंटर में एक मक्खी बैठी हुई है। वो जो मक्खी है वो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, और जो फुटबॉल का मैदान है वो एक एटम है। आज तक कभी किसी साइंटिस्ट ने एटम को नहीं देखा। तो जो इतना छोटा है, जिसको किसी साइंटिस्ट ने देखा ही नहीं आज तक, उसको सपोज करो कि फुटबॉल का मैदान है और जो न्यूक्लियस है वो उसका बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई मक्खी के बराबर है। तो सोचो उसमें कितना जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है। मैक्सिमम मोर देन 95% उसमें एम्प्टी स्पेस ही होता है एक एटम के अंदर। अगर मैं किसी डिस्पोजल को, जिसमें हम चाय पीते हैं, उसको केवल न्यूक्लियस से भर दूं तो उस डिस्पोजल का मास माउंटेन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटम का सारा मास न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। और जो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इतनी छोटी सी जगह के अंदर जो फोर्स बाइंड करके रखती है, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे काम में लेते हैं हम जिसको, वो जो फोर्स होती है जिनको बाइंड करके रखती है, वो जो फोर्सेज होती हैं वो होती है उसकी न्यूक्लियर फोर्सेज। और उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दोनों पे सेम चार्ज होता है, तो वहाँ पे जो फोर्स काम आती है जो उनको बाइंड करके रखती है और न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। पर उनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर तक होती है, यानी कि केवल न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाहर उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो सोचो कि जब हम किसी एटम को देखते हैं तो उस एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कि हम फंडामेंटल फोर्सेज में काउंट कर रहे हैं, वो होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज थी। उन 4 फंडामेंटल फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स हम समझ चुके हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होती है, मास की वजह से जो फोर्सेज होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स विद इन द न्यूक्लियस होती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हम काम में लेते हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
मोबाइल यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फैन ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपने व्हाइट वॉश की हुई है दीवार के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अपने कपड़े पहने हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपने टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स हम समझते हैं कि जो ग्रेविटी, जैसे कि मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पे, हम कहीं पे खड़े हैं, कार खड़ी है, टेबल पे बुक रखी हुई है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, टुवर्ड्स डाउन साइड लगती है वो। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सिस्टम है सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो हमारी डेली लाइफ में काम आता है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है। अब चलो हम इन्हें कंपेयर करते हैं कि कौन कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये दोनों फोर्स हैं, ये इनकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक है। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो विद इन द न्यूक्लियस है, 10⁻⁻15 मीटर तक। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 1 है, तो उसे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻11 टाइम्स वीक है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेरिजन में बात करें तो उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो होती है मास की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसके जो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब चार्ज स्टैटिक होता है, यानी कि जब वो मोशन नहीं कर रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और जब वो मोशन में होता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। यानी कि जो चार्ज है उसका रिलेशन दोनों के साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी। मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक चार्ज को भी इफेक्ट करता है जब वो मोशन में होता है, तो एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसका जो मेन कोज है जिसकी वजह से ये फोर्स लगती है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्सेज की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होती है। तो ये तो थी हमारी फंडामेंटल फोर्सेज। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन लॉज क्या है? कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है कि वो लॉ जिनके ऊपर उनका कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि टाइम के साथ उनके कोई चेंजमेंट ना आए उनमें, वो होता है कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि कंजर्वेटिव होते हैं। एंड वी हैव 4 कंजर्वेशन लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर कंजर्व्ड रहती हैं हमेशा। तो हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था कि एनर्जी और मास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, E = mc² से। सो जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, यानी कोई ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमेशा इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, और इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है, बिकॉज वेलोसिटी हैव डायरेक्शन, तो इसके पास अपनी डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, तो इसका भी सेम सिस्टम है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व है, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे अर्थ है वो अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट करती रहती है, तो वो सदियों से रोटेट कर रही है, अभी भी रोटेट कर रही है, आगे भी रोटेट करती रहेगी, क्योंकि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता टाइम का, तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। तो इलेक्ट्रो हम इसको घुमाते हैं तो गोल गोल घूमते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाई जाए। जब तक उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तब तक वो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम में हम फोर्स यूज करते हैं और एंगुलर मोमेंटम के लिए हम टॉर्क यूज करते हैं। और अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इस यूनिवर्स का जितना भी है वो कंजर्व्ड है। मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, उन एटम्स के पास में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, प्रोटॉन्स वगैरह हैं, तो उनके पास जो जितना जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। सन के पास जो चार्ज है कंजर्व्ड है, अर्थ के पास जो चार्ज है कंजर्व्ड है, पहाड़ों के पास जो चार्ज है कंजर्व्ड है, उसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो सब कंजर्व्ड है। वो वही जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनका एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो इस ब्रह्मांड में, इसके अलावा तो कहीं से जाने से रहे। हमने यहाँ से कोई रॉकेट भेजा, वो चला गया मार्स के ऊपर या कहीं और चला गया, पर है तो यूनिवर्स के अंदर ही। जितने आइटम्स उसमें अर्थ पे थे उतने आइटम्स वो मार्स पे चला गया तब वहाँ पे हैं, अगर मून पे चला गया तो वहाँ पे हैं। सपोज करो 1 करोड़ आइटम हम मून पे जाके छोड़ा है तो वहाँ पे हैं तो सही, कहीं ना कहीं तो हैं इस यूनिवर्स में, कहीं भी हैं तो कंजर्व्ड हैं।
तो जितना जो चार्ज है यूनिवर्स का वो कंजर्व्ड है।